नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। इस समय हमारे देश इंडिया में लोकसभा चुनावों की काफी ज्यादा धूम है और चारों तरफ अगर कहीं भी आप चले जाएंगे तो आपको चुनावी चर्चाएं देखने को और सुनने को मिलेंगी। इस बार लोकसभा चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने जो अपना शेड्यूल बनाया है उसमें 7 चरणों में इस बार लोकसभा के चुनाव होने हैं और पहले चरण की शुरुआत 19 अप्रैल से हो भी गई है। हालांकि जो पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव हुआ है, 2019 की अपेक्षा इस बार जनता ने चुनाव में कम भाग लिया, यानी कि रुचि कम दिखाई है। लेकिन इस समय हम मौजूद है आगरा जनपद की फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ पर पेचीदा मुकाबला इस बार होने वाला है, क्योंकि वर्तमान में जो सांसद हैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी से हैं राजकुमार चाहर, उनको भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार अपना प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर ये रहने वाली है कि जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा के साथ साथ फतेहपुर सीकरी विधानसभा भी है और वहां से वर्तमान में विधायक है चौधरी बाबूलाल यहाँ की राजनीति में एक अच्छा कद रखते हैं और उनका अच्छा वर्चस्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुकूल न रहते हुए प्रतिकूल जाकर उन्होंने अपने पुत्र को चुनाव मैदान में उतार दिया है, क्योंकि उनके पुत्र भी लोकसभा की टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार चाहर को अपना प्रत्याशी बनाया है, उसी समय से ही वो लगातार विरोध कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन उनका इतना बढ़ गया है कि उन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इसी बात को जानने के लिए हम जनता के बीच में मौजूद हैं। साथ ही जो 2 अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस रामनाथ सिकरवार और फौजी बाबा को चुनाव मैदान में उतारा है और बसपा ने पंडित रामनिवास शर्मा को यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है। चारों ही प्रत्याशियों के बीच में यहाँ पर काफी पेचीदा मुकाबला देखने के लिए फिलहाल मिल रहा है। हालांकि अभी तीसरे चरण में यानी कि 7 मई को चुनाव होने हैं, लगभग 15 दिन का समय बचा है। हर एक दिन नए नए समीकरण यहाँ पर बनेंगे, बिगड़ेंगे, काफी कुछ होने वाला है। चुनावों में आमतौर पर देखा भी जाता है। हम लोकसभा क्षेत्र में आए हुए हैं फतेहपुर सीकरी में और यहाँ पर एक अकोला ब्लॉक है और अकोला ब्लॉक काफी एक्टिव रहता है यहाँ की राजनीति में और बहुत सारी चीजें इसी ब्लॉक से निकलती हैं और इसी ब्लॉक से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं राजकुमार चाहर। यहाँ की जनता से बात करेंगे कि इस बार के चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है और किस पार्टी के नेता को यहाँ से जिताकर दिल्ली भेजेंगे। जी, क्या नाम है जी आपका? क्या लग रहा है ताऊ जी, इस बार के चुनाव में 2024 में क्या माहौल दिख रहा है लोकसभा में? लोकसभा में चुनाव का माहौल ये ऐसा कि पहले भी राजकुमार का 5 लाख से जीत हुई थी, अब 5 लाख नहीं और 6 और 7 लाख से जीत होगी। आंकड़ा बढ़ेगा, आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। वर्तमान में जो विधायक हैं भाजपा से चौधरी बाबूलाल, उनके पुत्र इस बार चुनाव मैदान में निर्दलीय आए हैं। क्या आपको नहीं लग रहा कि उनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा? उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो टांग खींचे वाली बात हो गई। इस वजह से वो आए हैं, यानी कि बस आ गए लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, जैसे कि विकास की बात की जाए, इन 5 सालों में विकास हुआ है? विकास इतना हुआ है कि सड़कों से और पानी से हर में क्षेत्र में जो है विकास किया है उन लोगों ने। रोजगार की बात करें, आज भी युवा बेचारा दर की ठोकरें खा रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अगर जैसे तैसे करके सरकार अगर वैकेंसी भी निकाल देती है, सरकारी नौकरियों में भर्तियां भी आ जाती हैं, तो सफलतापूर्वक एग्जाम ही नहीं करा पा रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? इस बारे में तो इन लोगों ने नहीं किया है कुछ, पर ऐसा है कि सब काम नहीं होते थे, एक काम बेरोजगारी तो फैलाई है। इसी की वजह से ये लोग जो है विपक्ष में खड़े हुए। चारवाटी क्षेत्र ज्यादातर सरकारी नौकरियों के लिए ही जाना जाता है फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में, और यहाँ से ज्यादातर जो युवाओं की पहली पसंद रहती है आर्मी में, यानी कि फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे ही सत्ता में आई, उसके बाद से एक अग्निपथ योजना लेकर आई है और उसके तहत लगभग 4 साल या फौज की सेवा कर पाएंगे। आपके परिवार में भी होंगे फौजी, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? इस बारे में ये है कि ये 4 साल वाली है, इसमें मां नकलऊ और वो बैठी है तो सुविधा तो दी है, पर ये लोग आगों को पसंद नहीं। आपका क्या मत है इस बारे में? इस मत है कि यह पहली तरह लानी चाहिए, यानी ये अग्निपथ स्कीम जो है उस कैंसिल रद्द करनी होनी चाहिए। वैसे 2024 में आप किसको सपोर्ट करेंगे? 2024 में राजकुमार फिर से, और 19 में किसे दिया था? राजकुमार। और 2014 में
14 में दिया था नहीं, याद नहीं है ना, लेकिन बीजेपी को नहीं दिया था, ये कंफर्म है। याद नहीं है तो यही कंफर्म है ना, अगर याद होता तो बीजेपी को। चलिए बहुत अच्छा। और भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे जी। और यहाँ पर देखिए देहात क्षेत्र में देखा जाता है कि आमतौर पर अब तो जो बीड़ी सिगरेट, हालांकि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, लेकिन एक शौक रहता है और ये मान सम्मान के लिए यहाँ पर प्रयोग भी किया जाता है, जैसे आमतौर पर देहाती भाषा में हुक्का कहते हैं। जी क्या लग रहा है इस बार 2024 में फतेहपुर सीकरी में किस पार्टी का नेता सांसद बनने वाला है? राजकुमार चार जी। तो यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी है यहाँ पर तीसरी बार जीतेगी, ऐसा आपका मानना है? हाँ जीतेगी। विकास कराया है कुछ यहाँ पर उन्होंने? विकास तो हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है? जो पानी की विकास हुआ है, सड़कों का विकास हुआ है। इसी वजह से आप फिर से बीजेपी को दें? हाँ वही चुन रखे हैं हमने। क्या लग रहा है इस बार 2024 में फतेहपुर सीकरी में कैसा माहौल है? भाजपा पार्टी के राजकुमार चाहर ही जीतेंगे और इन्होंने विकास भी किया है इस बार, लेकिन विरोध बहुत हो रहा है उनका। बेशक विरोध हो रहा है, लेकिन जो है पार्टी की छवि अच्छी है और खुद कैंडिडेट की छवि अच्छी है। कैंडिडेट की छवि जैसी है वो तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर आप भी देख रहे होंगे समाचार पत्रों के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से, कि लगातार जनता सिर्फ उनसे एक शिकायत कर रही है। हालांकि 2019 में जनता ने उनको बहुत ज्यादा समर्थन दिया, प्यार स्नेह दिया और लगभग 5 लाख के बड़े अंतराल से जीते थे, लेकिन जनता सिर्फ यही शिकायत कर रही है उनसे कि सांसद जी हमारे बीच में, हमारे सुख दुख में नहीं आए। देखो सुख दुख में कम समय इसलिए मिला उनको कि वो सांसद तो भारी बहुमत से जीते ही 5 लाख से ज्यादा वोटों से, लेकिन किसान मोर्चा के एक राष्ट्रीय लेवल का एक जिम्मेदारी दी गई उनको। तो इंडिया बहुत बड़ा है, तो कभी कहीं इंडिया में, कभी कहीं किसी स्टेट में, तो किसी केंद्र शासित प्रदेश में, तो बहुत समय उनका वहाँ बीता और अपनी गंगा जल की जो है पानी की समस्या मिटाने के लिए गंगा जल की योजना लेके आए, तो वहाँ समय उनका ज्यादा बीता, तो पब्लिक में थोड़ा कम निकल पाए। इस बार के चुनाव में 2019 में हालांकि ऐसी कंडीशन नहीं थी, लेकिन इस बार कुछ वर्तमान विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे भी चुनाव मैदान में निर्दलीय, क्या उनके निर्दलीय चुनाव मैदान में आने से कुछ फर्क पड़ने वाला है? निर्दलीय चुनाव यदि वो लड़ते हैं तो कुश्ती जो है टाइट हो गई कुश्ती, लेकिन जीतेंगे राजकुमार चाहर आखिर में। यानी कि यदि वो नहीं लड़ते तो आसानी से बड़ी जीत होती, लेकिन अब जीत का अंतराल घटेगा। कितना लग रहा है गैप, कितना लग रहा है हार जीत को? 1 लाख के लगभग। जो पहले 5 लाख था वो एकदम से नीचे आगे लगभग 1 लाख के अंतराल से राजकुमार चाहर ही जीतने की पूरी उम्मीद है। किस नेता से राजकुमार चाहर की टक्कर इस बार रहने वाली है? टक्कर जहाँ तक है ये दोनों ही टक्कर में लगभग आएंगे, कांग्रेस वाला भी और जो रामेश्वर भी। रामेश्वर चौधरी को आप टक्कर में मान रहे हैं? टक्कर इनसी होगी, जीत राजकुमार चाहर की होगी आखिर में। यहाँ पर और भी युवा है, युवाओं से भी हम बात करेंगे क्योंकि युवाओं का भी बहुत बड़ा इस बार के चुनाव में रोल होने वाला है। भैया क्या करते हो आप? भैया मैं पुलिस की तैयारी करता हूँ। पुलिस क्या, यानी कि रोजगार की तलाश में हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार। उम्र कितनी हो गई? मेरी करीब 22 साल। यानी कि मुझे लग रहा है कि पहली बार आप अपना मत का प्रयोग करेंगे कि कर चुके हैं पहले ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, यानी लोकसभा में पहली बार कर। क्या लग रहा है हालात आप लगातार देख रहे होंगे, युवा सोच है और युवाओं की भागीदारी इस बार के इलेक्शन में काफी ज्यादा होने वाली है 2024 में। पहले तो आप ये बताइए केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? वही बीजेपी होनी चाहिए। बीजेपी। और फतेहपुर सीकरी में वही राजकुमार चाहर बीजेपी। तो बीजेपी आमतौर पर देखी जा रही है कि जो भी काम कर रही है वो ठीक है, लेकिन रोजगार के मामले में बीजेपी थोड़ी पीछे है। तो आपको रोजगार नहीं चाहिए? रोजगार चाहिए भी, क्या रोजगार क्या कांग्रेस के घर भी है? बीजेपी देगी ना। यानी कांग्रेस, अगर आपको कांग्रेस से भी अपेक्षा नहीं है, यानी कि अगर बीजेपी नहीं दे पा रही है तो कांग्रेस से भी अपेक्षा नहीं है कि कांग्रेस दे देगी? अब तक नहीं दे पाई। किन मुद्दों की वजह से आप बीजेपी को वोट करेंगे? किन मुद्दों के जो 370 है, आर्मी के लिए सब कुछ कर रही है। आर्मी के लिए तो उन्होंने अग्निपथ स्कीम लाके बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। 25% था, 50% और पूरा लाने की कोशिश है। यानी कि आपको ये विश्वास है कि धीरे धीरे बीजेपी खुद ही इस स्कीम को खत्म कर देगी, है ना? अभी तो एक ट्रायल बेस पे चल रहा है। अभी ट्रायल बेस।
ये रोजगार की अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका मानना है कि बीजेपी से ही अपेक्षा रखते हैं रोजगार की, क्योंकि इन्हें कांग्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जी, क्या नाम है जी आपका? सूबेदार बहादुर सिंह। जी, सूबेदार साहब यानी कि आर्मी से रिटायर्ड है। सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, और आपसे बेहतर शायद ही कोई इसका जवाब दे पाएगा, अग्निपथ स्कीम के बारे में आपका क्या कहना है? इससे तो साहब हम कहना चाहते हैं कि मोदी ने ये बहुत गलत कदम उठाया। इस बस मोदी ने अपनी इस कार्यकाल के अंदर बस एक ही काम गलत किया है, यही, और कोई काम गलत किया ही नहीं, सारे काम बढ़िया किए और सारे कामों से हम संतुष्ट हैं। ये काम जो किया है ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही हानिकारक है, यानी कि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। पढ़ नहीं सकता है, पड़ेगा, और अब भुगत रहे हैं, अभी से भुगतना शुरू हो गया इसका। हाँ। तो क्या नुकसान रहेंगे इसके? जैसे कि सरकार का मानना ये है कि 4 साल बाद अगर हम रिटायर करके नई भर्ती करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम रोजगार दे पाएंगे, इस वजह से हमने ये कदम उठाया है। उनकी ये सोच थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा बंदों को मैं रोजगार दे सकता हूँ, सभी को इसमें नौकरी करने का मौका मिल जाएगा, उनकी सोच ये थी। लेकिन इस सोच से हमारा जो डिफेंस है वो बिल्कुल कमजोर हो गया है। जो 4 साल के लिए अगर भर्ती होकर के जाता है और 4 साल के लिए नौकरी करता है वहां पर, तो वो 4 साल के लिए अपनी जान नहीं गंवाएगा। वहां जैसे बटन खोल करके गोली के सामने सीना को नहीं अड़ा देता है फौजी, वो अब 4 साल वाला नहीं अड़ा। जैसे कि अगर अग्निपथ योजना के बारे में अगर आपको कुछ सुझाव देने हो सरकार के लिए, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे? अगर सरकार इसे कैंसिल ना करती है और उसे बरकरार रखती है, लेकिन उसमें जो भी सुधार की गुंजाइश है, अगर उन सुधारों को अगर सरकार करना चाहे तो आपके अकॉर्डिंग क्या सुधार होने का कोई चांस ही नहीं है? सुधार तो हो ही नहीं सकता है, इसमें सुधार करना भी चाहे कोई गुंजाइश नहीं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें तो ये जो अभी पहले 25%, 25% रखा था, अभी 50% के लिए बोल रहे हैं, तो जो 50% ही करना था, तो इनको जो ये अग्निपथ के लिए जो बनाए हैं, अग्निवीर बनाए हैं, इनको ही पहले ही डेली बेसिस पर भर्ती कर लेना चाहिए था 50%। 50% रेगुलर भर्ती होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए थी, जिससे वो रेगुलर 50% वाले, उससे हमारा वहां मजबूती बनी रहती। जो बॉर्डर पे अगर मान लो कि आज की तारीख में तो हमारे पुराने कुछ सैनिक हैं जो परमानेंट वाले हैं, उनकी बदौलत से चलो ये जो अग्निवीर हैं उनके साथ रह करके और उस जगह को हम रोके बैठे हैं, और फिर सारे के सारे 100% वहाँ अग्निवीर हो जाएंगे। उसके बाद 4 साल बाद में, तो 4 साल बाद में जो पुराने वाले बंदे वो आ जाएंगे और फिर सारे अग्निवीर ही रह जाएंगे, और वो अग्निवीर ही हमने वहाँ चौकी पे बैठा दिए सारे, और वहाँ अगर सेलिंग आती है तो वो अग्निवीर सेलिंग का जवाब नहीं देंगे। यानी आपके अकॉर्डिंग जो आप सुझाव देना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार को 2 तरीके की भर्ती करनी चाहिए, एक परमानेंट वाली और एक अग्निवीर वाली। इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट रह सकता है, बेनिफिट मिलता है, इससे बेनिफिट मिलता, और जो अग्निवीरों पर कमांड भी हो जाती, फिर कमांड भी हो जाती अग्निवीरों के ऊपर। आज तो वो बागी हो रहे हैं। मैं आर्मी से रिटायर हूँ और आर्मी में जा करके देखा है मैंने खुद ने अभी अग्निवीरों की हालत। वो अग्निवीर ऐसे जवाब दे देते हैं अपने सीनियरों को, बोला मैं 4 साल के लिए आया हूँ, मैं इस काम के लिए मरने के लिए थोड़ा ही आया हूँ यहाँ पर, जितना मेरे को सीखना था सीख लिया, ऐसे जवाब देते हैं। अधिकारियों से जवाब तलब जो हिम्मत आमतौर पे एक फौजी की नहीं होती थी, ज्यादा बात ऊंची आवाज में बात करने की, और वो उन्हें पलट के जवाब देने की हिम्मत रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फौज के अनुशासन के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि आमतौर पे देखते हैं कि फौजी में बहुत ज्यादा अनुशासन रहता है, फौज में रहने के दौरान तो रहता ही, लेकिन वो जब रिटायर होके आ जाता है उसके बावजूद भी समाज में भी नहीं भूलता आर्मी के, इस बात से हम सहमत हैं। अच्छा, अब बात करते हैं राजनीति की। तो राजनीति की करते हैं, अब राजनीति की करते हैं तो मानता हूँ मोदी ने और कोई गलत कदम नहीं उठाया, जितने भी कार्य किए वो सारे सराहनीय हैं, ठीक है साहब। और फिर अब हमारे 4 साहब हैं, 4 साहब, और फिर 4 साहब को दूसरा ये चीज मिल गई, ये मोदी के साथ जुड़ने की, तो अब तो उनकी और ज्यादा जड़ इतनी मजबूत हो गई कि हमारे उनको तो कोई हिला ही नहीं सकता। 2019 में किसे वोट किया था आपने? हमने तो मोदी को ही किया था और राजकुमार साहब को ही किया था, और राजकुमार को छोड़ करके हम जाएंगे भी कहाँ। 2019 में यहाँ की जनता ने बहुत बड़े अंतराल से उन्हें जिताया था। इस बार क्या लग रहा है, वो अंतराल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। कैसे बढ़ जाएगा? बढ़ेगा कि ये बढ़ेगा इसलिए, सुनो, नहीं इसलिए बढ़ेगा कि एक अगर मान लो कि इस
अग्निवीर की तरफ कोई नजर उठाता है वो बात अलग है, और या कोई बात हो जाए, और नहीं तो इस बीजेपी को लेकर के, और फिर वो जो हमारे चार साहब हैं वो सभी हमारा पूरा क्षेत्र ही, पूरा क्षेत्र अपना भाई मानता है कि हमारा भाई है। वो सही कह रहे हैं, लेकिन बोला इनको छोड़ करके अगर हमारे साथ में एक कदम गलत भी वो उठा देते हैं तो हमारे भाई ने कर दिया ये कह करके और दिमाग से निकाल देते हैं। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अंतराल की बात अगर की जाए तो वर्तमान में बीजेपी विधायक के पुत्र भी तो निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वो भी तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही जो वोटर हैं उनको अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। वो भी जो भी उनको वोट मिलेंगे, अभी राजकुमार के वोट कुछ बढ़ सकते हैं, हम अपनी हिसाब से, आपको जो लग रहा है, लेकिन कम नहीं हो सकते। यानी जीत का अंतर आपके अनुसार बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जी बिल्कुल। जी ऐसा है कि अंतराल के जो पहले जो चुनाव हुआ है उससे बाबूलाल जो कोई वो नहीं है, बाबूलाल का लड़का जो है और परे में रामनाथ भी है, तो इस तरह से ये कुछ डाउन जाएगा। कैसे जाएगा कि अग्निवीर, परे बेरोजगारी, बच्चों को सबसे ज्यादा जाट को एक नौकरी फौज की पुलिस की ही होती है, इसलिए अंतराल कम जाएगा। अब के कम जाएगा। जीत जो पहली जो 5 लाख की हुई है अब 5 लाख की नहीं होगी जीत उसी की राजकुमार की, पर थोड़ी कम होगी। किससे टक्कर है इस बार राजकुमार चार? राजकुमार की वितरित टक्कर याते ज्यादा तो रामनाथ लहरो। किससे? या बाबूलाल लड़का, यानी रामेश्वर चौधरी से ज्यादा रामनाथ सिकरवार को वोट पड़ेंगे। तो यानी कि टक्कर रामनाथ सिकरवार की है। रामनाथ सिकरवार की है टक्कर। एक ब्राह्मण चेहरा भी है इस बार, हालांकि पिछले चुनावों में ब्राह्मण प्रत्याशी बसपा उतार दी थी, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा लोकसभा के चुनावों में फतेहपुर सीकरी में हो रहा है कि चारों ही प्रत्याशी क्षेत्रीय हैं। क्योंकि इससे पहले क्या है कि बाहर से आते थे, राजबब्बर बाहर से आते थे, सीमा उपाध्याय बाहर की रहती थी, तो ज्यादा जनता उनमें इंटरेस्ट नहीं लेती थी। अब इस बार पहली बार चारों प्रत्याशी यहाँ के, तो बसपा कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि बसपा का कैंडिडेट भी मजबूती से चुनाव मैदान में है? वो भी काफी अपनी ज्यादा नहीं तो अपनी जो जाति है ब्राह्मण जाति भी यहाँ में लगभग यहाँ जातिगत आंकड़े जो देखे जाते हैं दूसरे नंबर पे आते हैं, तो वो भी सेंध लगा रहे हैं। जो बीजेपी से नाखुश है, बीजेपी की प्रत्याशी से नाखुश है, उन वोटरों में सेंध लगा रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि वो भी टक्कर में है? टक्कर में नहीं है, वोट काटेंगे, टक्कर में नहीं है। वो जातवादी का हिसाब पड़ रहा है उसे, भाई कुछ वोट तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन टक्कर नहीं है। ओवरऑल आपके अकॉर्डिंग यही है कि आप जिस प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि राजकुमार चार को, वो जीतेंगे, लेकिन पहले से अंतराल कम होगा। तो अच्छा, उनके लिए अगर आपको कुछ सुझाव देना हो राजकुमार चार के लिए तो क्या सुझाव देना चाहिए? सुझाव यही देंगे कि भाई जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा राजकुमार, इसी तरह से राजकुमार खुद अपना वर्चस्व लेकर के दोबारा से घूम जाए। भाई टाइम लेना पड़ता है, थोड़ा सा ऐसा कष्ट कर ले, जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता के बीच में रहना चाहिए और जनता को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे कुछ काम होते हैं जैसे कि अपने जैसे जल निगम में घूमे या काम में घूमे, जनता के भी पास रहना चाहिए, वो जनता की भी खबर लेनी चाहिए। पार्टी और अपने निजी कार्य के अलावा जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। इस बात से आप भी सहमत हैं? जो जनता इनका विरोध कर रही है समय की वजह से, तो वो सही कर रही है जनता, है ना? आप भी सहमत है? हाँ, ये समय की वजह से जो है थोड़े कम तुलना में बन रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी क्या लग रहा है चाचा जी, इस बार का माहौल क्या लग रहा है फतेहपुर सीकरी? बाबूलाल की बाकी वोट तो पड़ेंगे कटेंगे, पर राजकुमार के मुकाबले कोई ना। अच्छा, जैसे आपके गांव में लगभग कितनी पोलिंग है, कितने वोट है? 250 की पोलिंग की बात कर रहे हैं। पोलिंग कितने होंगे? 700 वोट। लगभग 700 वोट की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा आपके गांव में मुझे लग रहा है जाट जाति ही निवास करती है। पूरा गांव जाटों का ही है। तो क्या लग रहा है इस बार कितने वोट यहाँ से राजकुमार चार के अलावा जो अन्य प्रत्याशी हैं उनको पड़ सकते हैं? 90% राजकुमार को और 10% मतलब अदर प्रत्याशियों के लिए या रामेश्वर चौधरी के लिए? रामेश्वर चौधरी की कुछ नहीं है, कोई वजूद नहीं है, तो वो भी तो जाट नेता है। जाट है, वो वैसे लड़ रहा है, कोई पार्टी नहीं कुछ नहीं, वो तो जबरी करा दूसरे की टांग खींच रहा है। पार्टी तो उनकी थी भाजपा, तो वो खड़ा ही नहीं होता पार्टी को मानता, तो यानी कि पार्टी की विचारधारा से हटकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसीलिए आप भी उन्हें दरकिनार कर रहे हैं। यही वजह है कि आपकी पहली चॉइस राजकुमार। हमारी कोई लड़ाई नहीं है,
एक बात बताओ कि जैसे बाबूलाल है हमारे, भाई कौन सा पद ना दे, सारे पद दे दिए और सब बच्चा को चाहिए, नाती को चाहिए, बेटा को चाहिए। अब भाई अब कूदने की जरूरत पड़ रही है, ये बाबूलाल है। इस बार नहीं आना चाहिए था, आना नहीं चाहिए, उसे इंतजार करना था। जब अब के राजकुमार आ गया तो अगली साल जो है नहीं आया, लाइन में से निकाल दिया, अगली साल ले लेता। अगली बार के लिए इंतजार। मौजूदगी में बाबूलाल विधायक है या नहीं, अथवा का नायक है? तो वो ये भी मांग कर रहे थे ना कि चलो पार्टी हमें नहीं दे रही है तो राजकुमार चार के अलावा किसी अन्य प्रत्याशी को दे दे तो हम उनका समर्थन करेंगे, ये भी तो उन्होंने मांग की है। नहीं है जी, ये मांग गलत की है। जो हम लोगों ने खुद ही एलर्जी है गई है कि हमारे राजकुमार के विपक्ष में खड़ो है, क्यों है रो भाई? वोट तो राजकुमार ही कट रहे का, और ही थोड़े कट रहे हैं, हमारा ही है जी यहाँ थोड़ा बाबूलाल हमसे अपोजिट क्यों जा सकता है? अपोजिट में क्यों हमारे भाई के साथ क्यों खड़ा हुआ? तो उसकी यही तो है कि ये इसे घिनौनी बातें कर रहा है, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सभी ने अपनी राय रखी और लगातार सभी का कहना है कि 2019 में जिस प्रकार से इन्होंने भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चार उस समय पहली बार बने थे, उन्हें वोट भी दिया था, उनकी सपोर्ट भी की थी और लगभग बड़े अंतराल से जिताकर भेजा था। और इस बार भी 2024 में फिर से ये दोबारा से राजकुमार चार के पक्ष में वोट करेंगे और उन्हें जिताकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। पल पल की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।